हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम्स टू ट्यूशन 2020। तो आज का जो लाइव सेशन रहेगा जिसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 15 के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के 1500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पार्ट 14 किया था, तो वहाँ पे जो सेशन किया था उसके अंदर लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को ही ध्यान नहीं दिया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश किया करो भाई सुनने की, क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि जो संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन है वो हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन है वो हमने कहाँ से लिया है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है इसी वीडियो के लास्ट तक। और नेक्स्ट वीडियो का जो क्वेश्चन होगा, यानी कि आज की वीडियो के लिए जो आपको कल सुबह 9 बजे तक जवाब देना है जिस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को लास्ट में पूछेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसका जवाब दो। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। अब देखो, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, USSR। ठीक है, यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं। क्लियर है। इसके अलावा जो हमने संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो लगभग अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे संविधान के बारे में, तो हमारे जो 250 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 250 अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो लगभग इससे हमारे जैसे टोटल 395 अनुच्छेद हैं, तो 295 अनुच्छेद थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या हूबहू आपके यहाँ से डायरेक्ट ले लिए अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्रोत हैं जो हमने विदेशों से लिए हैं, तो उन्हीं में से जैसे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई सोवियत संघ से और हमने क्या लिया है, तो सोवियत संघ से हमने जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो न्याय है, यानी कि प्रस्तावना के अंदर न्याय का आदर्श कह सकते हो आप। न्याय का आदर्श का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो यानी कि जो सामाजिक न्याय है, ठीक है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भी हम न्याय करते हैं, तो वो न्याय जो प्रस्तावना के अंदर लिया गया है वो हमने सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया है। याद रह जाएगा। इसके अलावा देखो, हमने अगर हम बात करें सबसे पहले ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन लिया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया है। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन कह सकते हो या विधि प्रक्रिया कह सकते हो, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा हमने ब्रिटेन से और क्या लिया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का मतलब क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा, यानी कि द्विसदन, 2 सदन वाले, वाद योग्य। ठीक है, यानी कि ऐसे 2 सदन जिसके ऊपर हम कोई भी वाद कर सकते हैं, यानी कि बातचीत कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तो हमने वो कहाँ से लिए, सारे के सारे ब्रिटेन से लिए हैं। क्लियर है। अगर पूछा जाए अमेरिका से क्या लिया है, अमेरिका से, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, मूल अधिकार लिए हैं भाई, मूल अधिकार। क्लियर है। इसके अलावा पूछा जाए अमेरिका से न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। फिर आपसे अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाए भाई जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, इनके जो भी न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, इनको हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। ठीक है, और राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। क्लियर है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है और राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन भरा जाता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य जब नामांकन भरने के लिए जाते हैं तो उस नामांकन की जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी आपकी कंडीशंस वगैरह, या आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो सारी राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली है और नीति निर्देशक तत्व ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। याद रह जाएंगी। फिर हम बात करेंगे कनाडा की। कनाडा से हमने क्या लिया है भाई, कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। ठीक है, समवर्ती सूची। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई, आपने एक संयुक्त बैठक का नाम सुना होगा, संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो हमने कहाँ से ली है, संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है।
वो भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। याद रह जाएगा ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया, बहुत कम बुकों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो, थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आज आप लोगों को, क्योंकि एक दिन बीच में वीडियो स्किप कर दी थी ना आपकी, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो गया है दिमाग में, आज उसको सारा सारा निकालना पड़ेगा तुम्हारे सामने। ठीक है, अब देखो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जर्मनी की। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है भाई? जर्मनी से हमने ली है आपातकालीन शक्तियाँ। जर्मनी से क्या ली है? आपातकालीन शक्तियाँ। जो ये बातें बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये मेरी थ्योरी क्लासेज में भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक ये टॉपिक नहीं करवाए हैं। टॉपिक करवा दूंगा अलग बात है, लेकिन अभी आप इसको है ना, वीडियो को दोबारा से बार बार करके इसको देखना पड़ेगा आपको। और अगर आप देखोगे ना और फिर नोट्स बनाओगे, इनको देख देख के क्वेश्चनिंग के नोट्स बनाओगे एक्सप्लेन वाले, गारंटी है आपके किसी भी एग्जाम्स के अंदर 85% क्वेश्चन ठीक होंगे। कोई भी एग्जाम दे के आ जाना, 85% आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, 85% क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। बुकों में कितना ही मत्था मारते रहो, क्वेश्चन सीरीज को कर लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, कम टाइम अगर आपके पास है। अब भाई आपको जानकारी डिटेल में लेनी है तो उसके लिए तो थ्योरी क्लासेज हैं, लेकिन कम टाइम के अंदर ये चीज़ें करने को अच्छी होती हैं। फिर हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा फ्रांस के बारे में। जो फ्रांस है, फ्रांस का संविधान, उससे हमने क्या लिया है? तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता दी है भाई, वो गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता और प्रस्तावना में जो भी स्वतंत्रता दी है वो हमने कहाँ से ली है? फ्रांस के संविधान से ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। क्लियर है? इतना बहुत है भाई। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन किया जा सकता है वो केवल अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन हेतु किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश व्यवस्था के अन्वय तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अब देखो, जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 14 से 18 में है। ठीक है, 14 से 18 में है। तो अनुच्छेद 14 हमें क्या बताता है? समानता का अधिकार बताता है, याद रखेंगे। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी? तो जो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी वो सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में अधिकारित भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी, आपको पता है इसके बारे में सारा का सारा, अनुच्छेद 76। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करने वाला जो संशोधन है वो है 42वां संशोधन 1976। ठीक है, राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियाँ निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करता है। आगे देखिए, कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है भाई यूपी। ठीक है, यूपी के बारे में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, सारे के सारे यूपी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं वो कितनी है भाई? 403 है विधानसभा की। ठीक है, और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की यूपी के अंदर 99 सीटें हैं। ठीक है, अब जैसे विधानसभा के पैरेलल क्या होती है आपकी? लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? लोकसभा के अंदर आपकी 80 सीटें हैं। और यूपी की अगर हम बात करें विधान परिषद के समक्ष क्या होता है? राज्यसभा। तो यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा इनके अंदर भी, और विधान परिषद और विधानसभा इनके अंदर भी सर्वाधिक जो अपने सदस्य भेजता है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। याद रह जाएगा भाई, विधानसभा की 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो राज्यसभा का अनुच्छेद 83 है। ठीक है, अनुच्छेद 83 के अंदर मिलता है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना रहेगा। तो संसद ने जो राज्यसभा के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल लिखा है तो वहाँ पे लिखा गया है भाई 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो सार्वजनिक निधि का अभिभावक माना जाता है कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। ठीक है, अनुच्छेद याद होने लगे क्या अभी? जल्दी से बताएं भाई, आप बच्चे सभी बताएं भाई, अनुच्छेद आपको याद होने लगे हैं या नहीं होने लगे अभी? उसके बाद देखो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 245 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 545। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, और यहाँ पे अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है भाई लोकसभा का स्पीकर 118(4) के अनुसार। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है जो वो 108 में है। ठीक है, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। तो ये कैग का ही काम है भाई, इसी की ड्यूटी है। राज्यसभा की आकस्मिक निधि का प्रचालन राज्यपाल करता है। राज्यसभा की जो आकस्मिक निधि होती है उसका प्रचालन कौन करेगा? राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो भारत की जनता के अंदर ही भारत की संप्रभुता निवास करती है। फिर हम बात करेंगे संविधान के मूल प्रारूपों में राज्यों के 4 प्रवर्ग थे। बिल्कुल थे, कैक है, गैग है। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए थे? 1956 में समाप्त किए गए थे। उसके बाद है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये शब्द 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उस समय जोड़े गए थे। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो जो गवर्नर जनरल होता था वो भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, यानी कि जो गवर्नर जनरल का पद भारत में हुआ करता था उसी के पैरेलल में ब्रिटिश के अंदर जो सम्राट हुआ था, ब्रिटिश सम्राट, उसका ये पैरेलल पद हुआ करता था। ठीक है, केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? अब देखो ये प्रावधान अभी यहाँ पे समाप्त है। ठीक है, फिर देखते हैं गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की देन है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले भाग में से निकालकर किस में स्थान दिया? तो देखो पहले मूल अधिकार 6 थे, अब इसमें से जो मौलिक अधिकारों में से एक निकाला है संपत्ति का अधिकार, इसको अनुच्छेद 300 क के अंदर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अब 6 रह गई हैं आपके मौलिक अधिकार। जानना चाहते हैं कौन से हो? चलो बता देता हूँ। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का है, उसके अंदर 19 से 22 है। तीसरा जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 से 24 है उसमें। फिर आएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का उसके अंदर जो अनुच्छेद हैं वो है 25 से 28। उसके बाद जो छठा है सांस्कृतिक, सॉरी 5वां है, ठीक है, 5वां जो है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, वो 29 से आपका 30 के अंदर है। और छठा है और अंतिम कह सकते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो अनुच्छेद 32 में है। अब आपने एक चीज़ देखोगे यहाँ पे 31 नहीं आया भाई, 31 नहीं आया। क्यों नहीं आया 31? जो पहले आपका ये संपत्ति का मौलिक अधिकार था ना, ये अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, पहले कहाँ था? अनुच्छेद 31 में था। अब इसको निकाल के 300 क में रख दिया है। कहाँ रख दिया है? 300 क में। अब 300 क में ये क्या बन गया? ये एक कानूनी अधिकार बना दिया भाई, इसको कानूनी अधिकार बना दिया इसको ये। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? बच्चा जानता है ना। पहली कैबिनेट की बैठक कब हुई थी भैया? 9 दिसंबर 1946 को। ये भी पता है इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर देखो भाई, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा दी गई है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर लिखा गया है ये पंचायती राज के लिए। क्लियर है? आगे देखो, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेष अधिकार संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है भाई, ये कथन किसका है? चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा करूँगा। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये है वोल्टेयर का।
वोल्टेयर। आगे देखें, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? भाई जो लोकतंत्र है उसको लोगों का है लोकतंत्र, लोगों के द्वारा बनाया गया लोकतंत्र या लोगों के लिए बनाया गया है, तो शासन के रूप में किसने परिभाषित किया है? ये अब्राहम लिंकन जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये किया है अनुच्छेद 75 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 75। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए संख्या क्या है नियत? तो कोई भी गणपूर्ति या कोरम के लिए जो संख्या होती है वो सदन की सदस्यता का 1/10वां भाग। ठीक है, जैसे 545 सदस्य हैं तो यहाँ पे 55 बनता है, इसका 55 सदस्य कम से कम होने चाहिए, और 245 बनता है यानी कि 25 सदस्य कम से कम होने चाहिए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णयों से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए पुनः निर्णय की अभिपुष्टि हुई? तो केशवानंद भारती मामले में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था तो ये 1961-62 में हुआ था, 61-62 में, दहेज प्रथा निषेधक को लेके। ठीक है, दहेज प्रथा को लेके। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? जो अल्पसंख्यक है उनको मान्यता दी है जनसंख्या के आधार पर, यानी कि कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ठीक है, यानी कि आपके पास कुल जनसंख्या इतनी है, 100 में से 95 है, तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत को देखते हुए जो आधार बच गया बाकी जनसंख्या का, उसके आधार पर अल्पसंख्यकों की मान्यता दी गई है। क्लियर है। फिर आगे देखो, कुल जनसंख्या की संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, तो जो संसद की सरकार है उसके अंदर जो मंत्रिमंडल उत्तरदायी है वो विधायिका के प्रति है। ठीक है, विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है। उसके बाद देखो, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा की शक्तियों से। यानी कि अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य के अंदर कोई भी ऐसा विषय है जो संघ सूची का विषय बन गया है, ठीक है, तो राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है कि उसके ऊपर कानून बनाने का, यानी कि संसद से संशोधन पारित करके, संसद से जो बिल है पारित करके, तो वो स्पेशल राज्यसभा को ये प्रावधान है वो उसके ऊपर कानून बना सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसा विषय है जो राज्य सूची का है और वो संघ सूची का विषय बन गया हो। ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो संसद की जो लोक लेखा समिति होती है इसके अंदर 22 सदस्य होते हैं, तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। मेजोरिटी किसकी है? लोकसभा की, तो इसीलिए कौन नियुक्त करेगा नाम को? लोकसभा स्पीकर। अब देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 के अनुसार है, और कौन से देश से है प्रभावित? ये यूएसए से। ठीक है। फिर है, केंद्र एवं भारत के राज्यों के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताएं। तो 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची के अंदर आपके पहले 66 हुआ करते थे, 61 रह गए हैं, और पहले 47 हुआ करते थे, आजकल 52 है। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति है भाई। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो ये आपका चुनाव व्यवस्था के आमूल सुधार से है, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति। ठीक है, चुनाव व्यवस्था से। फिर देखिए, कौन सा मामला था जो सर्वोच्च न्यायालय के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो ये गोकुलनाथ का मामला था, गोकुलनाथ मिनरवा मिल्स, यानी कि 1967 का मामला था ये। फिर देखिए, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के जिस संशोधन करके दिया गया है वह है, तो एकमात्र ऐसा संशोधन है यहाँ पे जो महिलाओं के लिए रखा गया है, यानी कि जो आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद नहीं, जो आपकी अनुसूची है, शेड्यूल है, अनुसूची 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जिसके अंदर नगरीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है, और ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा है। ठीक है।
किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो शासन करें की नीति किसने अपनाई थी? ये ब्रिटिश शासकों ने अपनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये कौन सा आपका संविधान संशोधन था? ये 15वां था, 1963 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक और कार्यपालिक शक्ति का प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है भाई। ठीक है, किसने कहा था कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? तो राज्य कानून की संतान भी है और जनक भी है, ये मैकाइवर ने कहा था। फिर देखिए, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे भाई? डॉक्टर मोरारजी देसाई। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया? तो ये मदन मोहन मालवीय ने किया था। फिर देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य की सूची पर किस विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है कि कोई भी ऐसा विषय जो केंद्र का बन गया है, संघ का बन गया है, तो राज्यसभा उसके ऊपर उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत से विधेयक को पारित करके कानून बना सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक पद पर धारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो महान्यायवादी है ये। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर में होती है? तो द्वितीय वाचन में, यानी कि सेकंड रीडिंग में। अब देखो, जो सेकंड रीडिंग है या तृतीय चरण है, तो इसके बारे में अगर आपको बिल्कुल डिटेल से जाननी है ना, कानून का निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए आप हमारी पॉलिटिकल की थ्योरी क्लासेज देखिए। वहाँ पे आपको है ना राज्यसभा लोकसभा को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। राज्यसभा लोकसभा सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता हो। बात में दम है, क्वेश्चन को दोबारा देखें। क्वेश्चन क्या कहता है? अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ये कथन किसका है? अरस्तु का है भाई। ठीक है, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का अधिकार, वैधिक अधिकार था कैबिनेट सचिव को। उसके बाद है, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष की थी? तो लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था जो की थी 1967 में। आगे देखते हैं, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? ये महालेखाकार यानी कि अकाउंटेंट जनरल का है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूची किस तरह जोड़ी गई भाई? तो इस संविधान में संशोधन अधिनियमों के द्वारा जोड़ी गई है। तो आज आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन है आज की वीडियो के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, इन चारों अनुसूचियों के बारे में बताना है आपको, कौन से संशोधन के द्वारा, कौन से अधिनियम के द्वारा किस वर्ष जोड़ी गई। ठीक है, ये आपको बताना है। आज का आंसर जो है कल सुबह 9 बजे से पहले इसका आंसर आपको देना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा के अंदर किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित की गई? तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं मिल गया। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी भाई। फिर आगे देखिए, संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में इन राज्यों के नाम तथा उनके राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति है, तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत इसके पास शक्ति प्राप्त है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए है तो बाध्यकारी है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले पूर्व न्यायाधीश
से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है भाई, ठीक है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? क्वेश्चन क्या है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा के कितने समय तक रोक सकती है राज्यसभा? 6 माह तक, ठीक है। चलिए आज का सेशन जो है, इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आज आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है मैंने आपको? क्वेश्चन दिया है कि जो संविधान के अंदर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया है, सभी के बारे में बताना है, ठीक है। कोई एक आंसर मत करना, सारे के सारे कोशिश करना ट्राई करने की, ठीक है। पहली प्रीफ्रेंस सही रखना, उसके बाद आपको 1 2 जितना भी पता है उन सभी को आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना। अभी पिछले 2 दिन से थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसी वजह से आप लोगों को अच्छे से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे भाई आप लोगों से, क्योंकि आपका जो टाइम है हर रोज़ का 9 बजे का हमने जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको वीडियो मिलने में थोड़ी सी कल दिक्कत हुई और मैं खुद लाइव भी नहीं जुड़ पाया, तो थोड़ी तबीयत डाउन के चलते अभी प्रॉब्लम चल रही है। बाकी 1 2 दिन के अंदर जैसे ही रिकवर होते हैं तो आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक भाई जो भी नया बच्चा जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।